शंघाई, भविष्य की संभावनाओं का शहर। इस तेजी से बढ़ते हाईटेक महानगर में दुनिया के कुछ आधुनिक आर्किटेक्चर मौजूद हैं और उनमें कुछ इंजीनियरिंग के असाधारण कारनामे कहे जा सकते हैं। यहाँ लैंडमार्क बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है। क्लाइंट्स बस यही कहते हैं कि उन्हें एक लैंडमार्क बनाना है। आर्किटेक्ट मार्टिन योकमैन को लगभग असंभव दिखने वाली चुनौती दी गई है, एक ऐसा नया होटल डिजाइन करना जो इनोवेशन के इस महासागर में सबसे हटकर दिखे। मजे की बात ये कि साइट इतनी अनोखी थी कि न चाहते हुए भी हटकर ही सोचना पड़ा। बिल्डिंग को जमीन की सतह के 90 मीटर नीचे बनाना था, एक वीरान पड़ी खदान में जहां बाढ़ आने का खतरा रहता था। जब मैं यहाँ पहली बार आया करीब 12 साल पहले, ये बस जमीन में एक गड्ढा था। अब सालों बाद बहुत सारी दिक्कतों के बाद थोड़ा बदलाव आया है। मार्टिन का मास्टर प्लान दुनिया की सबसे इन्वेंटिव बिल्डिंग्स बनाने का है। जेम्स बॉन्ड मूवी से मेल खाती हुई ये है इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड। ये विशाल खदान होटल 1 लाख वर्ग मीटर में फैला है और ये दुनिया में अपनी तरह का पहला है। हम काम यहाँ से शुरू करेंगे, इस एरिया से। इस एपिक $multi-million फैंटेसी प्रोजेक्ट को हकीकत का रूप देने में मदद की चीफ इंजीनियर ज़ियाओ शियांग चेन ने। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करता हूँ। हर कोई खुश है क्योंकि ये पूरी दुनिया में ऐसा अकेला है। सतह से पहली नजर में सिर्फ 2 मंजिल की बिल्डिंग की तरह दिखने वाला असल में 337 कमरों के होटल का ऊपरी भाग है। बिल्डिंग एक चट्टान के बाहर से निकलती है और 90 मीटर नीचे खदान के आधार पर पहुंचती है। बीच की कांच की दीवार झरने जैसी दिखती हुई डिजाइन की गई है जो सबसे नीचे की मंजिल तक पहुंचती है। इसे एक झील से भर दिया जाएगा और सबसे नीचे की 2 मंजिलें पानी में डूबी रहेंगी। ये ऐसी एपिक इंजीनियरिंग चुनौती है जो सबसे पहले इम्पॉसिबल समझी गई थी। ऐसी अनयूजुअल लोकेशन में ठीक करने के लिए कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बिल्डिंग का शेप, भूकंप से होने वाले असर और बिल्डिंग का काफी कुछ पानी के अंदर होना। ये न सिर्फ जलरोधी और भूकंप रोधी होनी चाहिए, बल्कि इंजीनियर्स के सामने एक बड़ी परेशानी और आई जो उन्हें चारों तरफ नजर आ रही थी। जब इसे डिजाइन करना शुरू किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो खुद खदान ही थी। चारों तरफ की ये चट्टानें, ये चट्टान ज्वालामुखी के लावे से बनी है जो बहुत जल्दी ठंडा हो गया था, इसलिए कहीं से ये बहुत मजबूत है और कहीं से ये क्रिस्टलाइज्ड है, बहुत ही भुरभुरी सी है। ये देखिए ये कितनी आसानी से हाथ से ही टूट रही है। तो कंस्ट्रक्शन का मेन पार्ट शुरू करने से पहले हमें इस प्रॉब्लम से निपटना बहुत जरूरी था, न सिर्फ मेहमानों की सेफ्टी के लिए बल्कि काम करने वाले वर्कर्स की सेफ्टी के लिए भी। लेकिन एक उपकरण चट्टानी दीवार को पकड़ने में इतना प्रभावी है कि इंजीनियर डैन डिक्रुल जैसे पर्वतारोही इस पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से भी नहीं घबरा रहे। यहाँ चट्टान टूट रही है। अब ठीक है, मैं चट्टान के ऊपर आ गया हूँ, अभी हवा में हूँ और मेरा सारा वजन इस रॉक बोल्ट पर टिका हुआ है जो मुझे सतह से बांधे हुए है। रॉक बोल्ट एक स्मार्ट और सिंपल आइडिया है जो 100 साल पहले डेवलप हुआ था। और इस सिंपल आइडिया में ही छुपा हो सकता है शंघाई होटल की मुश्किल का हल। 19वीं सदी के अमेरिका में लेड माइनिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय था। सबसे बड़ी उत्पादक थी सेंट जोसेफ लेड कंपनी। मिजूरी में बॉन टेर उनकी सबसे बड़ी खदान थी जो सबसे ज्यादा लाभ कमाती थी। इंजीनियरिंग एम्बिशन का ये शानदार पीस उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड केव थी जो 375 फुट ऊंची थी और वो दुनिया की पहली इतनी गहरी लेड माइन थी।
ये बहुत कमाल की बात है। इस विशाल खदान में 97 सालों तक काम चला। ये जगह शानदार है। जब ये 1962 में बंद हुई, जो वाटर पंप्स सुरंग को सूखा रखते थे वो बंद हो गए, जिससे 27.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड झील बन गई। और अब यहाँ घूमने का एक ही तरीका है, वो है नाव। इस लेड की माइनिंग आसान काम नहीं था। माइनर्स इन पतली वेन्स में ओर ढूंढते थे जो चट्टान में फैली हुई है, और वो ओर निकालने के लिए इसे छीलते होंगे। ये देखिए, यहाँ पर कुछ अच्छी वेन्स जो वर्टिकली नीचे से ऊपर तक 375 फुट तक है। तो सवाल ये था कि जमीन से 100 मीटर नीचे धसी हुई दीवारों में दबा हुआ लेड कैसे निकालें? सेंट जो आगे की सोच रखने वाली कंपनी थी, जिसे अपने आविष्कारों पर गर्व था। उसने ऐसे प्रयोग करने वाले इंजीनियर्स को लिया जिनका काम था ओर का एक एक ग्राम निकाल लेना। इन पुराने खोजियों ने इतनी ऊंची दीवारों पर चढ़ने का समाधान भी खोजा। तो ये है इंजीनियरिंग का कारनामा। ये ट्रेपीसेस, जो कि इसका फोल्डिंग की एक श्रृंखला है। जरा सोचिए, जिन कारीगरों ने यहाँ काम किया होगा उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। जिन टूल्स का उन्होंने इस्तेमाल किया उनका वजन 22 से 36 किलो होता था। ऊपर से कारीगरों का खुद का वजन, चट्टानों का वजन। जरा सोचिए कि उसने कितना ज्यादा वजन सहन किया होगा। और इतना सारा भार सहन करने की जिम्मेदारी दी गई नए आविष्कार किए गए रॉक बोल्ट्स को। ये वही वाला ओरिजिनल 100 साल पुराना स्प्लिट रॉक बोल्ट है। ये देखिए, आखिर में स्प्लिट पर कैसे इंस्टॉल होगा। सीलिंग में छेद करके ओक का टुकड़ा अंदर डालते और उसके बाद उसे वेज करते और फिर होल में बोल्ट डालते और हथौड़ा मारते और उसके बाद वेज धीरे धीरे खुलता और उस बोल्ट से एक स्ट्रॉन्ग एंकरिंग पॉइंट बन जाता। ट्रेपीज माइनिंग एक एडवांस तरीका था, पर ये रॉक बोल्ट्स और भी नए इनोवेशन साबित हुए। ये देखा गया कि स्कैफोल्डिंग हटाने के बाद रॉक्स जो अभी भी सीलिंग में थे वो ढीली रॉक से बांधे हुए थे, वरना वो रॉक धस सकती थी। चट्टान को मजबूत रखना चाइना की टीम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आखिर रॉक बोल्ट्स ये कैसे कर पाएंगे? मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें थोड़े कंकर भरे जाएंगे और इस कंटेनर की खास बात यह है कि इसका कोई बॉटम नहीं है। तो अब हम इस टेम्पररी बॉटम में ये बोल्ट्स रखेंगे और थोड़े कंकर डालेंगे। तो चलिए डालना शुरू करते हैं। अब बोल्ट्स पर टॉप वॉशर्स और नट्स लगाकर टाइट करेंगे। इससे कंप्रेसिव फोर्स बनेगी जो कि सारे कंकड़ों को एक साथ बांधे रखेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बोल्ट्स को टूटती हुई चट्टान की दीवार में डाला जाए। मुझे उम्मीद है कि ये काम कर जाएगा। मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी, तो बॉन्टेर माइन से एडम आए हैं मेरी हेल्प करने और हाथ बटाने। मैं नीचे से पकड़ूं? ठीक है, एकदम धीरे से बॉटम निकालिए, आराम से। ये टेम्पररी बॉटम, और ये देखिए काम कर गया। लग तो रहा था कि काम नहीं करेगा, लेकिन जरा देखिए, ये सच में बहुत सॉलिड है। मैनेजमेंट ने नतीजा निकाला कि बोल्ट्स को पास पास लगाने से सीलिंग के नाजुक पत्थर एक साथ जुड़े रहेंगे। यहां तक कि बॉन्टेर के माइनर्स को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह आविष्कार एक दिन पूरी दुनिया में काम आने वाला है। सच में कमाल की बात है। ये तो ठीक है, पर शंघाई के इंजीनियर्स इस एक सदी पुरानी खोज को कैसे काम में लाएंगे? ये हमारे रॉक बोल्ट्स हैं जो पहाड़ी की चट्टानों को स्थिर रखने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। रॉक बोल्ट्स इस तरह लगाए गए हैं कि ये चट्टान के सामने के हिस्से को खास तरीके से संभाल कर रखते हैं। पहले चट्टान की दीवार को समतल करने के लिए कई जगह से तोड़ा गया। फिर 6000 खूब बड़े रॉक बोल्ट्स को अंदर डाला गया।
चाइना के शंघाई में इंजीनियरों को एक भूमिगत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जमीन में बना ये विशाल गड्ढा उन्हें शहर में सबसे नया आर्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए साइट के रूप में मिला है। इन्हें जमीन की सतह से 90 मीटर नीचे एक मेगा होटल बनाना है। काम अच्छा चल रहा है, करीब पूरा होने वाला है, पर इस प्रोजेक्ट ने हमें कई बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस दिए हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़े इस होटल का आकार उल्टे एल जैसा है। 90 लाख किलो के स्टील के मेन फ्रेम को खदान के आधार में सेट किया गया है और ऊपर के हिस्से को पहाड़ी के ऊपर फैलाया गया है। पर इसे इतना मजबूत होना चाहिए था कि प्रकृति की हर मार आसानी से झेल जाए, क्योंकि यह भूकंप का इलाका है। इस धरती पर भूकंप से ज्यादा विघटनकारी बल दूसरा नहीं है। और चाइना दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप प्रवृत्त क्षेत्रों में से एक है। भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन के बिंदु पर बसा ये देश फॉल्ट लाइन से घिरा है। यहाँ की इंजीनियरों को पारंपरिक इमारतों में भूकंप से निपटने के तरीके का इस्तेमाल करने का अनुभव है, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया है। भूकंपीय डिजाइन के मामले में इस बिल्डिंग की कोई मिसाल नहीं थी, तो इसे बनाना बिल्कुल नई प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा था, पुराने सिद्धांतों से और लेटेस्ट इंजीनियरिंग तकनीक के साथ। ये बड़े भूकंप के झटके को झेल पाए, इसके लिए बहुत बड़ी नींव की जरूरत थी। आप देख सकते हैं कि नींव बहुत ही ज्यादा बड़ी है। करीब 50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट स्टील स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए यह बहुत जरूरी था। स्टील के बीम और कॉलम्स को इसमें काफी गहराई तक डालना पड़ा ताकि भूकंप के नुकसान को रोका जा सके। पर इससे एक नई प्रॉब्लम पैदा हुई। इतनी कंक्रीट को इतनी गहराई में आखिर कैसे डालें? ये वाकई बहुत बड़ी समस्या थी। इतनी ज्यादा मात्रा में कंक्रीट को खदान की जमीन में डालने के लिए टीम को ऐसे तरीके की जरूरत थी जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर पाए। नाव में डाली जाने वाली कंक्रीट को सतह पर मिलाकर फिर नीचे आधार पर डालना था, पर सीधे इतना नीचे गिरने का मतलब था कि वो बहुत तेज गति से नीचे गिरती और उसका मिक्सचर अलग होने लगता और नीचे पहुंचने तक वो किसी काम का नहीं रहता। नॉर्मली किसी बिल्डिंग साइट पर कंक्रीट ऊपर ले जाते हैं, पर यहाँ 90 मीटर नीचे डालना था, ग्रेविटी के बिल्कुल अधीन। तो पंपिंग का कोई बिल्कुल नया तरीका ढूंढना बहुत जरूरी था। इस टेबल को यहाँ नहीं, उस तरफ रख दो। और चीफ इंजीनियर शियाओ शियांग चेन और टीम ने तरीका निकाल लिया। कंस्ट्रक्शन के वक्त हमारे सामने कई चैलेंजेस आए और कई बार तो मैं रात को नींद में इस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स के बारे में सोते हुए एकदम से जाग जाता। टीम को कोई तरीका ढूंढना था जिससे कंक्रीट को गिराने की गति कम की जा सके ताकि नीचे पहुंचकर वो बेकार ना हो जाए। तो उन्होंने अलग से मिक्सिंग स्टेशंस बनाए। कंक्रीट को 15 मीटर नीचे गिराकर पहले स्टेशन में लाया जाता। यहां वो फिर से मिक्स होता और इससे नीचे भेजा जाता और बिल्कुल नीचे पहुंचने से पहले 2 और स्टेशनों पर मिक्स होता, तो आधार पर पहुंचने तक इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाती। हमने बहुत मेहनत की और उसका हमें अच्छा रिजल्ट भी मिला। लेकिन अविश्वसनीय रूप से 50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट भी इसे भूकंप से बचाने के लिए काफी नहीं है। होटल के अनोखे डिजाइन की वजह से टीम को किसी खास इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की जरूरत है ताकि प्रकृति का गुस्सा इसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। ये काफी लंबी बिल्डिंग है, दोनों सिरों से मिली हुई, और भूकंप के वक्त बिल्डिंग के दोनों सिरे उल्टी दिशा में खिसकेंगे अलग अलग स्पीड से, तो इससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
इस अनोखे स्ट्रक्चर को ऐसी तबाही से बचाने के लिए इंजीनियर्स को कोई तरीका ढूंढना था। जब धरती हिलती है तो बस वही बचता है जो किसी तरह बहाव के साथ चलता है। इंकस ने माचू पिचू को तराशे हुए पत्थरों से बिना मोर्टार के बनाया था। कहते हैं कि जब भूकंप आता था तो पत्थर नाचने लगते और फिर वापस अपनी जगह आ जाते। चाइना के फोरबिडन सिटी ने 200 से ज्यादा भूकंप देखे हैं, पर ये उनके इंटरलॉकिंग जॉइंट का कमाल था जो किसी भी कंपन के वक्त फैल जाते थे। इन दोनों ही तकनीकों में एक चीज है और वो है फ्लेक्स फैक्टर। इटली ने सदियों तक विनाशकारी भूकंप देखे हैं, किसी भी दूसरे यूरोपीय देश के मुकाबले बहुत ज्यादा। तो यहाँ इंजीनियर्स निर्माण के अलग तरीके विकसित करते रहे जो वातावरण को हिला देने वाले बल के खिलाफ काम कर सकें। चाइना की टीम को इनसे मदद मिल सकती है। पिछले 40 सालों के दौरान हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने सीखे जो भूकंप को बर्दाश्त कर सकते थे। भूकंपीय संरक्षण इंजीनियर सैम विली इन्फेंटी उस कंपनी के लिए काम करते हैं जिसने यूरोप के पहले भूकंप प्रतिरोधी पुल का डिजाइन किया था। द सोम्प्लाजो वायाडक्ट। इसके 2 डेक कवात्जो झील के ऊपर से जा रहे हैं और 1.2 किलोमीटर लंबे होने के बावजूद ये पास के गांव में विनाशकारी भूकंप आने पर भी ज्यों का त्यों खड़ा रहा। तो अब हम सोमप्लागो गांव में एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लगभग सारे ही घर भूकंप के बाद नए बने हैं, पर सिर्फ यहाँ का ब्रिज ही था जो बिना किसी नुकसान के बचा हुआ था। तो आखिर ये पुल कैसे बच पाया? वंडरलैंड होटल की तरह ये भी ऊपर से ऊंची जगह और अपने आधार से निचाई वाली जगह से जुड़ा हुआ है। इसकी सफलता का रहस्य वहां छुपा है जहां सड़क के नीचे के रोड डेक आसमान में टंगे दोनों डेक से मिलते हैं। तो आइडिया ये था कि डेक को जमीन के ऊपर के बेरिंग से अलग कर दिया जाए। भूकंप के दौरान ये ब्रिज आगे और पीछे हिलता है लॉन्गिट्यूड की दिशा में। साइज्मिक आइसोलेशन के नाम से जाना जाने वाला इसका मूल सिद्धांत ये है कि शक्तिशाली बेरिंग्स हैं जो हर डेक को ढके हुए रखते हैं। ये फिसलने वाली मेटल प्लेट से बने होते हैं जो डेक को हिल पाने में मदद करते हैं और आधार पर होने वाले कंपनों से इन्हें बचाते हैं। हम एक भूकंपीय घटना का असर देखना चाहते हैं। ये सभी नीचे के डेक को ऊपर के डेक को ठीक रखने के तरीके का मॉडल है। लेकिन दूसरे पुल पर बेरिंग्स के तौर पर इन्होंने एक बबल रैप का टुकड़ा जोड़ दिया। हम देख सकते हैं कि अब डेक अलग थलग है। ये देखिए, अब इसे आगे पीछे हिलाएंगे हर दिशा में। ये एलिमेंट्स फिल्टर जैसा असर देते हैं, इसीलिए ये भूकंप की धाराओं के जमीन से गुजरने की तेजी को कम कर देते हैं। इन पुलों को खींचना भूकंप के झटकों जैसा ही प्रभाव देगा। आपने देखा ये मॉडल साधारण तरीके से टूट गया जबकि बाकी सब कुछ सलामत है। इन मॉडल्स में बबल रैप बिल्कुल आइसोलेटर्स के जैसा ही काम कर रहे हैं। इसका यह मतलब हुआ कि धरती जोर से हिलेगी जबकि डेक धीरे धीरे हिलेंगे और भूकंप के तुरंत बाद ही अगले झटकों को सहन करने के लिए ब्रिज पूरी तरह से तैयार हो जाता है और इस तरह नुकसान होने से बच जाता है। बेस आइसोलेशन का ये सिद्धांत पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर्स पर इस्तेमाल किया गया है जिससे अनगिनत जिंदगियां बची हैं। पर क्या चाइना के इंजीनियर्स इसी तरीके को अपने इस अनोखे प्रोजेक्ट को नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका ये स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन पहली बार इस्तेमाल में आ रहा है
क्योंकि ये बिल्डिंग 2 सिरों पर जुड़ी हुई है। भूकंप के झटकों से बचने के लिए ये जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर एक हद तक हिल पाए, वरना इस स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ अंदर के आंगन में होटल के पीछे के हिस्से की दीवार खुरदुरी रखी गई है और असली खदान जैसी दिखती है। यहाँ इमारत को सहारा देने वाला स्टील का फ्रेम भी है और ये इसके भूकंप से बचने का आखिरी हथियार है। स्ट्रक्चर में ये हॉरिजॉन्टल ट्रसेस हैं जो कंक्रीट बीम पर बैठे हैं। इसके बाद ये वर्टिकल ट्रसेस से जुड़े हैं जो होटल के बेस में खूब सारी कंक्रीट में रोपे गए हैं। ये साथ मिलकर बहुत कठोर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो अगर भूकंप के वक्त भी इसको हिला नहीं सकते। हॉरिजॉन्टल ट्रसेस ऊपर के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो हॉरिजॉन्टल ट्रसेस आगे और पीछे खिसक सकते हैं और भूकंप की क्षति से बच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म पर बहुत हल्के से जुड़ा है जिससे आराम से ये खिसक सकता है। इससे ये बिल्डिंग बहुत तेज भूकंप में भी सलामत रह सकती है। तो ये यूनिक कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन है जो पहले कभी नहीं किया गया। ढांचे के भूकंप रोधी बनने के बाद इंजीनियर्स को अब दूसरी इंजीनियरिंग चुनौती का सामना करना था, पानी के नीचे कमरे बनाना। इस कॉरिडोर में लाइट नहीं है क्योंकि अभी हम पानी के अंदर वाले स्पेस में चल रहे हैं। पर इस अत्याधुनिक निर्माण की पानी में डूबी हुई मंजिलें पानी का इतना ज्यादा दबाव कैसे झेल सकती हैं? इंजीनियर के तौर पर हमें उसका सलूशन भी ढूंढना था। यहाँ शंघाई में डेवलपर्स जमीन के इस विशालकाय गड्ढे में एक मेगा होटल बनाने के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं। किसी खदान में ऐसा कुछ बनने वाला पहला। इसके आर्किटेक्ट हैं मार्टिन यॉकमैन। ऐसी अनोखी लोकेशन की वजह से खूब सारे चैलेंजेस आते हैं, जिनमें से एक है ये फैक्ट कि इमारत का एक हिस्सा पानी के अंदर होगा। इनफैक्ट जहां हम खड़े हैं वो डूबा हुआ होगा पूरी तरह से पानी में। मूल रूप से खदान में झील थी जिसका पानी ऊपर बहने वाली नहर में निकाल दिया गया, पर प्लान ये है कि होटल शुरू होने से पहले खदान को फिर पानी से भर दिया जाए। एक रास्ता मानव निर्मित झील को केंद्रीय द्वीप तक लाएगा और खदान के पश्चिम में एक नया झरना बनाया जाएगा। नीचे की 2 मंजिलें पानी स्तर से नीचे पानी में डूबी होंगी और पानी के नीचे के रेस्टोरेंट और बेडरूम विशाल मछली के टैंक से घिरे होंगे। इस बिल्डिंग को डिजाइन करते समय सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी पानी के नीचे के कमरे और पब्लिक एरिया। आर्किटेक्चर डिजाइन मैनेजर हाल जेंग प्रोजेक्ट के इस हिस्से की देखरेख कर रही हैं। इस कॉरिडोर में लाइट नहीं है क्योंकि अभी हम पानी के अंदर वाले स्पेस में चल रहे हैं। ये हमारा बहुत ही खास और आरामदायक बेडरूम है। यहाँ कोई ट्रेडिशनल विंडो नहीं है, पर उसकी बजाय बड़ा सा एक्वेरियम है। ये देखिए। इस एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट को हकीकत बनाने के लिए डिजाइनर खुद को एक असंभव से मिशन पर ले जा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पानी के दबाव को कैसे झेलें और इसे वाटरप्रूफ कैसे बनाएं, क्योंकि पानी को कमरे से दूर रखना ये सबसे ज्यादा जरूरी था। पानी की इतनी ज्यादा मात्रा से इतना दबाव बनता कि साधारण कांच टूट जाता और कमरा पानी से भर जाता। पानी के अंदर रहने को वास्तविक बनाने के लिए इंजीनियर्स को 1940 के तौर तरीकों से कुछ सीखना होगा। लॉस एंजलिस के बाहर बने हुए एयरफील्ड में इंजीनियर डैन डिकरुल ये देखने आए हैं कि चाइना की टीम युद्ध काल के इतिहास का हिस्सा रहे बोइंग B-17 से क्या सीख सकती है। मैंने बचपन में इसका मॉडल बनाया था। ये दूसरे विश्व युद्ध के सबसे खास बॉम्बर्स में से एक है। बहुत ही खूबसूरत है।
फ्लाइंग फोर्ट्रेस के नाम से मशहूर भारी हथियार ले जाने वाले इस एयरप्लेन को दिन में ही दुश्मन की सीमा में अंदर तक जाकर बम गिराने के लिए डिजाइन किया गया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, starting number 3 again. चलो हाँ, हो गया। ये दुनिया में कुछ ही बाकी रह चुके मॉडल्स में से एक है। ये मेरा अब तक का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस है, सच में। मैंने लाइफ में बहुत एडवेंचर किए हैं, पर ये सबसे बेस्ट है। यकीन नहीं हो रहा कि सच में इसके अंदर बैठा हूं मैं। यही वो एयरक्राफ्ट है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसकी उड़ने की ऊंचाई थी लगभग 35,000 फुट और स्पीड थी 462 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन 26,308 किलो। बहुत ही ताकतवर एयरक्राफ्ट है ये। वॉर में एक पॉइंट पर जब B-17 लौटा तो 4 में से 2 इंजन्स गायब थे और उसमें 180 छेद हो गए थे, बिल्कुल स्विस चीज की तरह। लेकिन वो सुरक्षित लौटा था और ये सबूत था कि ये कितने मजबूत एयरप्लेन होते हैं। हालांकि इस एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा बहुत ही कमजोर और इम्प्रैक्टिकल था और यही वो प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था। B-17 के पुराने वर्जन में एक कमी थी। B-17 की ओरिजिनल नोज मेटल के फ्रेम और बहुत सारे कांच के टुकड़ों से बनी हुई थी, और आपने कभी कांच तोड़ा होगा तो आप जानते होंगे कि कांच बिखरता है, और ये कांच के पीछे बैठे हुए लोगों के लिए ठीक नहीं होता। कांच के बहुत सारे खतरनाक तीखे टुकड़े सीधे ऊपर आते हैं। ये घातक कमी मिटाने के लिए बाद के मॉडल्स में उसकी जगह एक क्लियर डोम रखा गया और नया मटेरियल इस्तेमाल किया गया जिसका नाम था प्लेक्सी ग्लास। ये केमिस्ट ऑटो रोम का आविष्कार था। रोम ने जिंदगी भर नए प्लास्टिक्स का विकास किया, पर प्लेक्सी ग्लास की खोज उनसे अचानक हो गई। रोम के पास एमएमए था, पेट्री डिश में रूडिमेंट्री एक्रिलिक। सूरज की रोशनी पड़ी तो एमएमए गर्म होके पॉलीमराइज हुआ और पीएमएमए बना, यानी कि प्लेक्सी ग्लास। उन्होंने पता लगाया कि उसे गर्म किया जाए तो उसे ढाला जा सकता है। मैं इस पर मैकेनिकल स्ट्रेन्स डाल रहा हूं और ये सख्त हो रहा है। ठंडा होने के साथ ये वही शेप ले लेगा। वाह, काम कर गया। कमाल का मटेरियल है। पर एविएशन इंजीनियर्स के लिए ये जानना जरूरी था कि ये कितना दबाव झेल सकता है। प्लेक्सी ग्लास बिखरता नहीं है और इसी खासियत ने इस एयरक्राफ्ट को इतना इफेक्टिव डे लाइट बॉम्बर बनाया। ये एक बहुत अहम बदलाव था। हवाई जहाज के लिए उसकी नाक एक बहुत खास जगह होती है क्योंकि यहीं बॉम्ब एमर बैठता है। और प्लेक्सी ग्लास न सिर्फ सुरक्षित था पर इससे विजिबिलिटी में भी बहुत सुधार हुआ। इस वैंटेज पॉइंट से आप देख सकते हैं कि बॉम्बर को क्या व्यू मिला होगा इस बबल कैनोपी से। टारगेट का, बस्ती का, जहां भी पहुंचना है वहां का अमेजिंग व्यू। ये सॉल्यूशन मजेदार है और खूबसूरत भी। क्या कमाल की बात है, मजा आ गया। ये मजबूत पारदर्शी मटेरियल चाइना की टीम का सपना साकार करने में मददगार हो सकता है। कंक्रीट की विशाल नींव में बिठाया गया भारी भरकम पानी का टैंक। हमें वाटर टैंक्स का व्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए था और व्यू साफ भी चाहिए था, और वाटर प्रेशर की वजह से मटेरियल को मोटा भी रखना था, तो हमने एक्रिलिक ग्लास लिया करीब 13 से 16 सेंटीमीटर। और देखिए एकदम साफ है, लोग इसके आर पार देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। पर ज्यादा मोटाई का मतलब ज्यादा भार। इस एक खिड़की का वजन 1800 किलो से ज्यादा है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्रिलिक ग्लास बहुत भारी होता है और 4 लोगों को चेन्स की हेल्प से इसे उठाना पड़ रहा है।
यहाँ की सबसे बड़ी खिड़की का वजन 3600 किलो से ज्यादा है और ये होटल के अंडर वाटर रेस्टोरेंट में है। अभी हम सबसे बड़े अंडर वाटर स्पेस में हैं। ये हमारे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का डाइनिंग रूम है। आप देख सकते हैं यहाँ एक्रिलिक ग्लास के 5 पीसेस हैं। सबसे बड़ा एक्रिलिक ग्लास 5 मीटर से ज्यादा चौड़ा है और 3.5 मीटर्स ऊंचा है। बहुत बहुत बड़ा और भारी है। इसके पीछे बड़ा पानी का टैंक है, करीब 30 मीटर्स चौड़ा है। हम चाहते हैं कि क्लाइंट्स को लगे जैसे वो सागर में ही बैठे हैं। इस असाधारण निर्माण में पानी की गहराइयों से लेकर पहाड़ की चोटी तक इंजीनियर्स को कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहाड़ी की चोटी पर कुछ बनाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इसलिए इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग की उनकी खोज जारी थी। शंघाई शहर आसमान छूने जैसी नवीन संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। अब एक और नया निर्माण चल रहा है, पर ये आसमान नहीं छू रहा है। इसके बजाय ये इंजीनियरिंग की सीमाओं को जमीन और पानी की गहराइयों में धकेल रहा है। वीरान पड़ी एक खदान को कल्पनातीत अत्याधुनिक होटल रिजॉर्ट में बदलने के लिए उस तरफ का काम हो गया ना? चीफ इंजीनियर शियाओ शियांग चेन के नेतृत्व में 5000 लोगों की सशक्त टीम काम कर रही है। सामने जो ट्रक दिख रहा है उससे सामान निकाल लो। ये दुनिया का पहला होटल है जो एक गड्ढे में बनाया गया है और हमारे सामने बहुत चैलेंजेस आए। खदान में निर्माण करना बहुत ही बड़ा काम है, पर इसकी अनोखी लोकेशन ने प्रेरणा दी कि कुछ बड़ा और बहुत ही अलग डिजाइन किया जाए, और ये कल्पना थी मार्टिन यॉकमैन की। कांच का झरना, चट्टान की दीवार, क्लिफ और पानी के बीच के कनेक्शन का प्रतीक है और इसका शेप ही अपने आप में गिरते हुए पानी को दिखाता है। पर पूरे स्ट्रक्चर में ये सबसे ज्यादा मुश्किल था। ये कर्व्ड, ऊबड़ खाबड़ और कांच से ढका होना चाहिए था, तो सबसे मुश्किल इन सब का मेल था। कांच के झरने का भ्रम पैदा करने के लिए एक जटिल स्टील फ्रेमवर्क को 5000 वर्ग मीटर के चपटे और घुमावदार बिना फ्रेम के ग्लास पैनलों से ढका गया। इस वक्त हम ग्लास वाटरफॉल के अंदर खड़े हैं। ये वर्टिकल सर्कुलेशन है जिसमें ऑब्जर्वेशन लिफ्ट्स हैं जो मेहमानों को इस मंजिल से बेसमेंट में और उनके कमरों तक ले जाएगी। जब मैं ये बना हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मेरा ओरिजिनल आइडिया जो मैंने इतने टाइम पहले स्केच किया था वो सामने है। सारा क्रेडिट मेरी टीम को डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में शामिल लोगों को जाता है। अगला चरण है मानव निर्मित झील बनाने के लिए खदान के गड्ढे को भरना। इसके लिए 20 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होगी और इतना सारा पानी भरने में काफी वक्त लगेगा। उस गड्ढे में पानी भरने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इसे भरने में 4 महीने लगेंगे, पर मैं ये काम आराम से करूँगा। आर्किटेक्चर डिजाइन मैनेजर हाल जेंग और उनकी टीम के सामने एक चुनौती और है। हर कोने से इस अद्वितीय लोकेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए एक आखिरी दुस्साहसी कदम। यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार और जादुई है। बिल्कुल नीचे खड़े होकर ऊपर देखना कमाल का लगता है। तो हम चट्टान के सबसे ऊपर से भी ऐसा ही व्यू चाहते हैं जिससे लोग ऊपर खड़े होकर नीचे देख पाएं। टीम किसी भी तरह से 90 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष पर एक रास्ता बनाना चाहती है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। क्लिफ के टॉप पर कुछ बनाना हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो चट्टान की दीवार से बाहर निकले, पर जिसका बेस काफी स्ट्रॉन्ग हो और बिल्कुल सेफ हो। ये बहुत मुश्किल काम है।
इसका समाधान छुपा हो सकता है अतीत के एक प्रसिद्ध मार्गदर्शक द्वारा अपनाए गए इंजीनियरिंग के आविष्कार में। पेंसिल्वेनिया के इलाके में बल खाती नदियां एपलेशियन पहाड़ों के जंगलों से गुजरती हैं। यहाँ के एक जमीन मालिक ने अपना घर डिजाइन करने का जिम्मा एक सफल आर्किटेक्ट को दिया है। सिविल इंजीनियर स्कॉट हैमिल्टन यहाँ ये देखने आए हैं कि ये चाइना की टीम के लिए कैसे मददगार हो सकता है। फॉलिंग वाटर एक जबरदस्त खूबसूरत आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, ये जहां पर है ये उस लैंडस्केप को ही चैलेंज करती है। कई इसको अमेरिका का सबसे मशहूर घर मानते हैं। द फॉलिंग वाटर हाउस असाधारण आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट की दिमाग की उपज है। फॉलिंग वाटर को पिट्सबर्ग के अमीर व्यापारी एडगर जे कॉफमैन ने बनवाया था। उन्हें ऐसा घर चाहिए था जो प्रकृति में छुप जाए, पर इतना बड़ा भी हो कि जहां खूब सारे लोग एंजॉय कर सकें। चाइना के होटल की तरह ही ये लोकेशन भी अपने आप में बड़ी चुनौती थी। चारों तरफ से चट्टानों और नदी से घिरा ये जमीन का टुकड़ा कॉफमैन की कल्पना वाले घर के लिए काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने इसका हल ढूंढने का जिम्मा राइट पर छोड़ दिया। तो राइट ने बेसिकली ये तरीका निकाला, एक के बाद एक कई कमरे और विशाल बालकनीज जिनके नीचे कोई सपोर्ट नहीं, देखकर लगे जैसे बिल्कुल हवा में लटकी हुई हों। राइट की बैलेंसिंग ट्रिक ये थी कि उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को मुख्य चिमनी में इतना अंदर तक डाला कि उन्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, पर इसके लिए उन्होंने इन्हें काफी मजबूत बनाया। ये है मेरा फॉलिंग वाटर हाउस, राइट के डिजाइन जैसा। तो ये है हमारी ग्राउंड लेवल बालकनी। हम इसे बाहर निकालते हैं तो इसके लिए कोई सपोर्ट चाहिए। राइट ने इसके लिए चिमनी स्टैक और मेन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। मैं ईंट का करूंगा और फिर आएगा अगला लेवल और उसके काउंटर बैलेंस के लिए भी कुछ चाहिए, और फिर हमारा टॉप लेवल और इसका भी काउंटर बैलेंस किया। तो ये है मेरा फॉलिंग वाटर हाउस मॉडल। तो अब देखते हैं कि अगर कुछ बिगड़े तो क्या हो सकता है। अगर हम ये लोड लें और बालकनी में रख दें, देखिए ये झुकने लगेगी। जैसे जैसे भार बढ़ाएंगे ये ज्यादा झुकती जाएगी, यहां तक कि इसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी और पूरा घर पानी में जाएगा। तो राइट का आसान सा समाधान था एक तरफ से जुड़े फर्श में लोहे की छड़ें डालना। तो ये है हमारा मजबूत हो चुका कैंटिलीवर फर्श। इस पर कोशिश करें, देखें क्या होता है। हम इस पर लोड रखते हैं और देखते हैं कि ये होल्ड कर पाता है या नहीं। बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था। ये डिजाइन बेसिकली जियोमेट्री और टेंशन और कंप्रेसिव फोर्सेस के केयरफुल बैलेंस पर डिपेंड करता है। इनमें से एक भी चीज नहीं हुई तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे। उन दिनों के लिए ये बहुत नई बात थी। फॉलिंग वाटर हमारे देश का नगीना है और इंजीनियरिंग का शानदार मॉडल। इनोवेटिव डिजाइन के लिए चाहिए असंभव लगने वाली इंजीनियरिंग। राइट का कैंटिलीवर्ड प्लेटफॉर्म नीचे के पानी से 10 मीटर ऊंचा था। चाइना में ये 8 गुना ज्यादा ऊंचा है। इसे कहते हैं स्काई वॉक। आप खदान के बॉटम से 80 मीटर्स ऊंचाई पर हैं। इस असंभव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टीम ने राइट के कैंटिलीवर से प्रेरणा ली। हमने स्काई वॉक को सपोर्ट देने के लिए कैंटिलीवर थ्योरीज का इस्तेमाल किया। हमने चट्टानों में छेद किए और सेंट्रल हॉरिजॉन्टल कंक्रीट बेस बनाने के लिए कई मजबूत लोहे की छड़ें उसके अंदर डाली। एंकर पॉइंट के रूप में चट्टान का ही इस्तेमाल करते हुए इसमें 2 मीटर गहरे 42 छड़े ड्रिल किए गए थे।
फिर मजबूत किए गए कांच के 74 मीटर लंबे खिंचाव को संभालने के लिए लोहे की छड़ों को डाला गया था। ये कमाल का इंजीनियरिंग कारनामा है। हम 100 साल पहले के आइडियाज को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मिक्स कर रहे हैं। मुझे यहाँ से देखना बहुत पसंद है। इसमें आपको उस अमेजिंग इंजीनियरिंग की झलक मिलती है जिसने इस होटल के आइडिया को हकीकत बनाया। पहले ख्याल से एक 5 स्टार हकीकत में बदलने के लिए 12 साल। द इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड ने अब अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल लिए हैं। इस अनोखी भूमिगत संरचना का निर्माण करना अपने आप में एक यादगार उपक्रम रहा है। जब मैंने इस साइट को पहली बार देखा तो मैं सच में देखती ही रह गई थी। इस प्रोजेक्ट पर काम करना मेरा सपना था। एक वीरान पड़ी खदान को लग्जरी रिजॉर्ट में बदलने की इंजीनियरिंग चुनौतियों ने इससे जुड़े लोगों की काबिलियत को भी गहराई से परखा। पूरे आइडिया को साकार होते हुए देखना बहुत ही शानदार लग रहा है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि नतीजे इतने जबरदस्त रहे। इससे पहले होकर गए महान आविष्कारों के विचारों को अपनाते हुए ये खूबसूरत एक्सपीरियंस है। अपने अनोखे आइडिया पर काम करते हुए, उन्हें और विकसित करते हुए, इस इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल टीम ने एक साधारण सी पर चुनौती भरी जमीन को सपनों की दुनिया बनाया और कर दिखाया इम्पॉसिबल को पॉसिबल। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। जब पहली बार गेस्ट आए थे तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं उस लम्हे को कभी भूल नहीं पाऊंगा।